स्त्री बुक का आज का चैप्टर है, क्या स्त्री की सुंदरता और कोमलता परमात्मा जैसी है। प्रश्नकर्ता आचार्य जी से पूछते हैं कि स्त्री की सुंदरता से उसकी कोमलता का जो एहसास होता है, क्या वो परमात्मा की कोमलता जैसा होता है। आचार्य प्रधान जी बोलते हैं, रोमेटिक उपन्यास पढ़ रहे हो, हमें तो पता था सत्यम शिवम सुंदरम, स्त्री कब से सुंदर होने लग गई। सत्य सुंदर होता है, स्त्री पुरुष कब से सुंदर हुए। कोमलता माने क्या। कोमल घटो तो पदार्थ के गुण होते हैं, तो स्त्री की देह की बात कर रहे हो कि स्त्री की देह कोमल कोमल होती है। और क्या कोमल होता है उसका। प्रश्न करता, जो देखकर लगता है। आचार्य, क्या देखकर। आंखों से तो देह ही दिखाई देती है, उसकी वही कोमल तुम्हें दिखती है। और आगे और लिख दिया, परमात्मा की कोमलता जैसा है। क्या वो परमात्मा की कोमलता जैसा है। किसने तुमसे कह दिया कि परमात्मा कोमल है। बात यह है कि स्त्री इतनी पसंद आ रही है कि लग रहा है कि परमात्मा भी ऐसा ही होता होगा। वो कोमल कोमल है तो परमात्मा भी कोमल ही कोमल होता होगा। बढ़िया बेटा। स्त्री की सुंदरता में जो कोमलता का एहसास होता है, किस खेल में पड़े हो। ये प्रगति के पिंजरे हैं, ये प्रगति की चूहेदानी है और तुम घुसे जा रहे हो उसमें। परमात्मा ना कोमल है ना कठोर। हाँ, हम जैसे हैं, हमारे लिए कठोर तो हो सकता है, कोमल तो कभी भी नहीं। कोमल तो किसी दृष्टि से नहीं, कठोर फिर भी संभव है कि वो बड़ी जोर की ठोकर देता है, खास तौर पर अगर ऐसी बातें कर रहे हो तो। इस पर बहुत लच्छेदार कहानियाँ सुनाई जा सकती हैं, लेकिन 100 कहानियों की एक बात बता देता हूँ। ये बहकी हुए मन से आ रहा है प्रश्न। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हुए हैं, उनके सामने एक कोमल एक प्रश्न रखोगे तो वो तुमको बहुत बातें बता देंगे। वो तुमको कहेंगे हाँ, निश्चित रूप से परमात्मा कोमल होता है। वो तुम्हें बताएंगे कि क्यों भारत में शक्ति की आराधना होती है। वो तुम्हें बताएंगे नवदुर्गा के बारे में, न जाने कितनी बातों से जोड़कर तुम्हें बता देंगे और तुम्हें बिल्कुल हैरान कर देंगे। तुमको लगेगा मैंने बिल्कुल ठीक ही बोला है कि स्त्री की सुंदरता और कोमलता और परमात्मा में निश्चित रूप से कोई संबंध है। तुम्हें बताया जाएगा कि देखो, वो जो जन्म दे वही तो परमात्मा है ना, और स्त्री ही जन्म देती है। जन्म देने वाला कोमल होता है, इसका मतलब परमात्मा भी कोमल होता होगा। ये सब लच्छेदार बातें हैं। जो मूल बात है वो ये है कि जवान आदमी हो और औरत देख कर के एक कोमल कीमत गीत गा रहे हो, मत बहको। तुम जिसको सुंदरता बोलते हो वो वास्तव में रासायनिक प्रतिक्रिया है जो तुम्हारे भीतर होती है। पुरुष की आंखें किसी स्त्री को सुंदर बोलने और आकर्षित हो जाए, ये वैसा ही है जैसे सोडियम का एक अणु पानी के एक परमाणु के प्रति आकर्षित हो जाए। कोई अंतर नहीं है, रासायनिक खेल है। तुम्हारे भीतर भरा हुआ ये टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि जवान हो गए हो, पहले नहीं थे। स्त्री के भीतर भरा हुआ स्त्री का हार्मोन कौन सा। प्रश्नकर्ता बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। आचार्य, प्रोजेस्टेरोन और इन दोनों में बड़ा खिंचाव होता है आपस में। एक केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है, आत्मा नहीं है। जिसको तुम कोमलता बोल रहे हो वो फैट टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं इसको। स्त्रियों के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा फैट बसा होता है, क्योंकि गर्भ के दिनों में पुराने ही समय से वो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती थी, शिकार नहीं कर सकती थी। तो प्रगति ने एक व्यवस्था कर दी कि उनके शरीर में बसा चर्बी बड़ी रहेगी। वो चर्बी कब काम आती थी, गर्भ के दिनों में। और वो चर्बी जिन जगहों पर ज़्यादा जमा हो जाती है, उन्हीं जगहों से तुम ज़्यादा आकर्षित भी हो जाते हो। फिर बोलते हो कोमल कोमल। चर्बी को कोमलता बता रहे हैं। मैं वैसे ही अपनी कोमलता से परेशान हूँ। यहाँ हम दिन रात लगे हुए हैं चर्बी कम करने में। ये कह रहे हैं वो चर्बी नहीं, परमात्मा है। ये तो गजब अध्यात्म पढ़ाया तुमने। प्रगति ने व्यवस्था की कि स्त्री को वो पुरुष पसंद आएगा जिसकी हड्डियाँ चौड़ी मजबूत होंगी और लंबा होगा। पूछो क्यों। क्योंकि ऐसे पुरुष का शुक्राणु ऐसे ही बच्चे को जन्म देगा, और ऐसा पुरुष शायद अपने बच्चे की रक्षा करने में और स्त्री की भी रक्षा करने में ज़्यादा सक्षम होगा। पुराने समय की बातें हैं, तो पुराने समय में तुम्हारी ताकत इसी बात से निर्धारित हो जाती थी कि तुम्हारी हड्डियाँ कितनी चौड़ी हैं और तुम्हारी ऊंचाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। वो आज तक चल रहा है। स्त्रियों को तो आज भी लंबे चौड़े पुरुष आकर्षित करते हैं। प्रश्नकर्ता, इसलिए जिम जाते हैं।
आचार्य जी इसलिए जाते हो, वो बहुत पुरानी जानवर वाले दिनों की बात है, लेकिन चल आज भी रही है। इसी तरह पुरुषों को वो स्त्रियां पसंद आती थीं जिनके गर्भ धारण करने की संभावना थोड़ी ज़्यादा हो। गर्भ धारण जब तब ज़्यादा संभावित हो जाता है जब तुम बहुत बहुत बार संभोग कर पाओ। कोई स्त्री शारीरिक मिलन के लिए कितनी उत्सुक होगी और कितनी पात्र होगी, या उसके शरीर को देखकर बताया जा सकता है। एकदम ही दुबली पतली बीमार सी है तो साफ दिखेगा कि पहली बात तो इसमें यौन इच्छा होगी नहीं, और होगी भी तो उसके गर्भ धारण करने की संभावना बड़ी कम है। तो इसलिए प्रकृति ने पुरुष की आंखों में व्यवस्था कर दी कि जिस स्त्री के नितंब बड़े हो, स्तन बड़े हो, चर्बी खूब हो, कोमल कोमल तुम्हारी भाषा में, वो पुरुष को तत्काल पसंद आ जाती है। उसमें सुंदरता की कोई बात नहीं है, उसमें प्राकृतिक व्यवस्था है। गर्भधान की एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि पुरुष की आंखें ढूंढती ही ऐसी स्त्री को जो सहवास के लिए और गर्भधारण के लिए उपयुक्त हो, और स्त्री की आंखें तलाशती ही ऐसे पुरुष को हैं जिस पुरुष में बल हो और जिसका शुक्राणु भी बलवान हो। ये प्रेम नहीं पशुता है, इसको मत बोल देना। एक पुरानी प्राकृतिक व्यवस्था है, ये जानवरों में पाई जाती है। तो पुरुष स्त्री ढूंढता है कोमल कोमल, और स्त्री पुरुष ढूंढती है कठोर कठोर। प्रश्नकर्ता कहते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र भी तो होता है आचार्य जी। तो फिर वो तमाम तरह की कीलों को और जहाँ भी लोहा पाता है वो सब खींच लेता होगा। आजकल के गुरु लोग जो अध्यात्म में नकली विज्ञान का मिश्रण करते हैं उससे सावधान रहो कि स्त्री की मैग्नेटिक फील्ड ने पुरुष को खींच लिया। स्त्री की मैग्नेटिक फील्ड ने सबसे पहले तो दीवार की कीलों को खींचा होता, जूते में भी कीलें लगी होती हैं उनको खींचा होता, तमाम चीज़ें होती हैं लोहे की उसको खींचा होता। पुरुष में कौन सा लोहा है वो बताते हैं कि नहीं साहब, आदमी के भीतर भी तो लोहा होता है ना, इसलिए तो पालक खाते हो। बताया जाता है तुम में आयरन की कमी हो गई है। बताते हैं कि आदमी के भीतर लोहा होता है, इसलिए आदमी को अमुक दिशा में सर करके सोना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उत्तर दक्षिण में होता है, और तुम्हारे शरीर के भीतर भी लोहा है। तो तुम भी इस तरह से सो तो तुम्हारा लोहा और पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो संरेखित तो हो जाए। अब ये जो अनपढ़ हैं उन्हें कौन बताए कि शरीर में जो लोहा होता है वो Fe लोहा नहीं होता, वो फेरस और फेरिक ऑक्साइड होता है। चुम्बक से लोहा आकर्षित होता है, जंग नहीं आकर्षित होती है। चुम्बक से लोहा आकर्षित होता है, जंग नहीं आकर्षित होती। लोहा जब ऑक्सीजन हो जाता है तो क्या बन जाता है? जंग बन जाता है। कभी जंग पर तुमने चुम्बक का असर होते देखा है? फेरस या फेरिक नाइट्रेट या फॉस्फेट पर तुमने चुम्बक का असर होते देखा है? चुम्बक का असर सिर्फ किस पर होगा? शुद्ध लोहे पर, जो कि शरीर में नहीं पाया जाता। शरीर में आयरन पाया जाता है कंपाउंड के तौर पर, एलिमेंट के तौर पर नहीं। लेकिन फिर भी तुमको पट्टी पढ़ाई जा रही है कि मैग्नेटिक फील्ड है और लोहा है। अरे कहाँ है लोहा? वो लोहा कंबाइंड फॉर्म में है, उस पर चुम्बक का मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। पर ना वो पढ़े लिखे हैं और ना तुम अपनी पढ़ाई लिखाई भूल गए, तो उल्टी पट्टी पढ़ाई जा रही है और वो चल भी रही है। प्रश्नकर्ता मेरी पढ़ाई लिखाई जो है उसमें शरीर के वो 5 भाग नहीं आते, अन्न में, प्राण में, विज्ञान में, आनंद में। आचार्य जी उनमें से किसी भी कोष में आयरन नहीं पाया जाता है। प्रश्नकर्ता कहते हैं आयरन की बात ही नहीं हो रही है आचार्य जी, उसी की हो रही है मैग्नेटिक फील्ड की। प्रश्नकर्ता कहते हैं अगर मैं प्राणायाम कोष की बात करूं तो वही अगर मैं प्राणमय कोष की बात करूं तो वही एक निर्धारक करता है कि किस जगह पर वो जाकर के केंद्रित होगा, और उसके माध्यम से हम रेडिएट विकिरण करेंगे चीज़ों को। आचार्य जी कहते हैं एक किस उपनिषद में लिखा है कि ये होता है और रेडिएट करोगे? पढ़ के आओ थोड़ा पहले। प्रश्नकर्ता तो प्राणायाम क्यों कराया जाता है? आचार्य जी कहते हैं इस सवाल पूछने से पहले ये मानो तो कि कुछ पता नहीं है, पहले पढ़ के आओ। तुम तो ज्ञान बता रहे हो, प्राण में कोष में ये होता है वो होता है। प्रश्नकर्ता सुन के ही बता रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं जो सुनी पर यकीन करे वो तो अनपढ़ हुआ ना बेटा। पुराने ज़माने में चिट्ठी आती थी, चिट्ठी सुननी किसको पड़ती थी? जिसको पढ़ना नहीं आता था।
तुम तो पढ़े लिखे हो ना, उपनिषद इतनी भी दुष्प्राय ग्रंथ नहीं है कि तुम्हें किसी से सुनना पड़े। और उपनिषद इतनी पढ़े जा रहे तो जाकर के आदि शंकराचार्य को ही पढ़ लो, आत्मबोध तत्वबोध पढ़ लो, वहाँ सारे कोष के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी और बड़ी संक्षिप्त में मिल जाएगी। और फिर मुझे उसमें बताओ कि कहाँ लिखा है कि प्राण में कोष एक जगह पर जाकर ऐसा हो जाता है, फिर रेडिएट होता है। जाने क्या बता रहे हो, कहाँ का किस्सा सुना रहे हो, बिल्कुल जैसे कोई बेहोश शराबी अपनी पिनक में इधर उधर कहानियाँ गढ़ रहा हो, दुनिया को सुना रहा हो और दुनिया वो कहानियाँ ग्रहण भी किए जा रही है। आचार्य प्रश्नकर्ता कहते हैं तो मैं भी कुछ रेडिएट करता हूँ, इसका मतलब? आचार्य पूछो इनसे। रेडिएशन शब्द विज्ञान का है, जो भी कुछ रेडिएट किया जा रहा होगा वैज्ञानिक तौर पर उसकी तुरंत जांच हो जाएगी। और एक बात और समझना, रेडिएट सिर्फ वेव तरंगें होती हैं, हीट ऊष्मा का रेडिएशन होता है, तरंगें रेडिएट होती हैं और कुछ रेडिएट होता भी नहीं है। प्रेम नहीं रेडिएट होगा, आनंद नहीं रेडिएट होगा, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन आध्यात्मिक तरंगें नहीं होते। प्रश्नकर्ता कहते हैं आचार्य जी प्रगति से जुड़ना क्यों जरूरी है? आचार्य जी बिल्कुल जरूरी नहीं है। समाज मन को आच्छादित किए रहता है तो जल्दी जरूरी हो जाता है प्रगति की तरफ जाना। आप जंगल चले जाते हो तो इससे बस आपको ये पता चलता है कि समाज से हटना भी संभव है, अन्यथा प्रगति में कुछ खास नहीं है। वास्तव में अगर आप ग्रंथों से पूछेंगे तो वो आपसे ऐसा कहेंगे भी नहीं कि प्रगति नेचर है। एक पश्चिम की भाषा है जिसमें प्रगति को नेचर बोल दिया गया है। अध्यात्म की भाषा में अगर आप नेचर कहना चाहते हैं तो आपको आत्मा को नेचर बोलना होगा, स्वभाव को नेचर बोलना होगा। प्रगति को आप अधिक से अधिक फिजिकल नेचर कह सकते हैं, नेचर नहीं। तो आप जब कहते हैं कि नेचर से जुड़ना क्यों ज़रूरी है, अगर नेचर से आपका से आत्मा है तो आत्मा से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़े बिना चैन नहीं मिलेगा। और अगर नेचर से आपका से प्रगति है, जंगल फाड़ इत्यादि है, तो उससे जुड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे जुड़ते हो तो पता चलता है कि शहर से बाहर भी जिया जा सकता है। अन्यथा जंगल फाड़ चांद तारे इनका कोई महत्व नहीं, ये सब भी तो मन के आकाश के ऊपर छाई हुई चीज़ें हैं। प्रश्नकर्ता समझा नहीं? आचार्य जी कप उठाते हुए इसका पता तभी चलता है ना जब आंखें खुली हैं। चांद जिसको आप प्रगति बोलते हैं उसका भी तो पता तभी चलता है ना जब ये आंखें खुली। तो दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं। कप उठाते हुए इसका उत्पादन किसने किया? मस्तिष्क ने, आदमी के मस्तिष्क ने इसका उत्पादन किया ना। प्रगति से जो निकले वो भी प्रगति ही हुआ। आदमी का मस्तिष्क प्रगति ही तो है, तो फिर ये कप भी तो प्रगति ही है। अगर चांद प्रगति है तो ये भी प्रगति है, यानी ये कप भी प्रगति है। बस ये जरा पास की प्रगति है, अभी की प्रगति है। ये ऐसी प्रगति है जो मानव कृति है, जो मानव ने रचना की है। और चांद और सूरज जरा दूर की प्रगति है, पर दुनिया में जो कुछ है सब प्रगति ही प्रगति है। चाहे शहर में चलती गाड़ी हो या चाहे जंगल का पेड़ हो। हमारे प्रकृति के पास जाने पर अच्छा क्यों लगता है? आचार्य क्योंकि तुम उबे हुए हो शहर से, वहाँ कोई परमात्मा नहीं मिल जाता तुमको। पेड़ के नीचे बैठकर मन का नियम है कि जब एक जगह से उब जाता है तो उसे विपरीत जगह ज़्यादा अच्छी लगती है। शहर की दौड़ भाग से उबे रहते हो तो 4 दिन जंगल चले जाते हो तो अच्छा लगता है। जंगल बस जाओगे तो जंगल से भी उब जाओगे, इसमें कोई परमात्मा की बात नहीं है। शहरी लोगों को गांव के या कभी जंगल चले गए तो वहाँ के ताज़े फल और सब्जियाँ मिल जाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते, कहते हैं यहाँ के आम में जो स्वाद है वो शहरी आम में होता ही नहीं। आम तो आम कहते हैं, यहाँ के पानी में जो स्वाद है वो शहर के पानी में नहीं होता। हमारे खरगोश हैं वो जंगल से ही आए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो घास खाते ही नहीं, उनको पिज्ज़ा चाहिए। ये तो अजीब बात है। आनंद भी कह रहा है कि मुझे शहर की चीज़ नहीं चाहिए, मुझे प्रगति की चीज़ ला कर दो, जंगल जाने का दो। 2 दिन का तुम 10,000 रुपये खर्च करने को तैयार हो और जो जंगल का ही खरगोश है वो सब
वो जब शहर आ गया है और उसको रोटी की, पनीर की, पिज्ज़ा की लत लग गई है, तो कह रहा है मुझे घास नहीं चाहिए, मुझे तो रोटी चाहिए। जो जहाँ है वहाँ से उबा हुआ है, उसे जैसे ही मौका मिलता है वो कुछ और करता है। जो कर रहा है उससे भी उब जाएगा, क्योंकि अंततः तुम्हें जो चाहिए वो ना यहाँ है ना वहाँ है। यहाँ से उबोगे तो वहाँ को पाओगे, और वहाँ से उबोगे तो यहाँ को पाओगे। तो आज का चैप्टर यही हुआ। कल पढ़ेंगे सुंदरता, बात नाज की या लाज की।